Introduction. Integrated nutrient management is the maintenance or adjustment of soil fertility and plant nutrient supply at an optimum level to sustain the desired crop productivity. क्रॉप प्रोडक्टिविटी यानी कि पहला हमारा जो मेन गोल होता है किसी भी चीज को पढ़ने का, जैसे कि हमने फर्टिगेशन पढ़ा, पिछले चैप्टर में हमने एप्लीकेशन पढ़े फर्टिलाइजर्स के डिफरेंट टाइप के, तो और अब हम न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं। तो हमारा तीनों या जो भी हम टॉपिक पढ़ते हैं एग्रोनॉमी में, ये हम डिसाइड, हमारा एम होता है कि हम क्रॉप प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएं, या जो हमने एम रखा है हमारे प्रोडक्शन का वो हम उसे लेके आए, यही हमारा मेन गोल होता है। तो इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में क्या है कि हम लोग सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करते हुए, सॉइल फर्टिलिटी को डैमेज ना करते हुए प्लांट को न्यूट्रिएंट सप्लाई कर रहे हैं एक ऑप्टिमम लेवल तक। देखो प्लांट्स भी क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। जिस तरीके से हमको एक पर्टिकुलर भूख लगती है कि हमें 3 रोटी खानी है तो हम 3 ही रोटी खाएंगे, ज्यादा खाएंगे तो हम बीमार हो जाएंगे। उसी तरीके से प्लांट्स को भी अगर एक लिमिटेड न्यूट्रिएंट चाहिए तो वो लिमिटेड न्यूट्रिएंट ही उसके लिए उपयोगी है, ज्यादा देने पर वो अपनी हेल्थ को खराब करने लगेगा। बट दिक्कत क्या है, हम लोग तो मना कर सकते हैं, हम लोग तो बोल सकते हैं, है ना, लेकिन प्लांट का मना करना बोलना हमें समझ में नहीं आता है। उस कंडीशन में हमें एक पूरा मैनेजमेंट सिस्टम बनाना पड़ता है कि हम प्लांट को ज्यादा भी ना दें, यानी इससे हमारी सॉइल फर्टिलिटी भी खराब ना हो और प्लांट को भी एक ऑप्टिमम लेवल पे उसका न्यूट्रिएंट मिले ताकि उसकी हेल्थ अच्छी बनी रहे। और इन दोनों के साथ साथ हमें क्या फायदा होगा, हमें जो हमारा डिजायर्ड गोल है प्रोडक्टिविटी का वो हमें मिल जाएगा। तो इस पूरे सर्कल को, जिसमें कि सॉइल फर्टिलिटी भी बन रही है, प्लांट को न्यूट्रिएंट्स भी मिल रहा है ऑप्टिमम लेवल पे, और हमारा जो डिजायर्ड गोल है क्रॉप प्रोडक्टिविटी का वो भी हमें मिल रहा है। तो ये सारी चीजें एक साथ मिल रही है और इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, यह समानीकृत पोषक प्रबंधन। समझ में आ गई बात? ये पॉइंट सबको क्लियर है? उसके बाद आता है दिस इज डन थ्रू ऑप्टिमाइजेशन ऑफ बेनिफिट्स फ्रॉम ऑल पॉसिबल सोर्सेज ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट इंटीग्रेटेड मैनर। यहाँ पर हम लोगों को इसको करने के लिए प्लांट न्यूट्रिएंट्स, जितने भी पौधे को दिए जाने वाले न्यूट्रिएंट्स हैं उनको हमको इंटीग्रेटेड मैनर में यानी समानीकृत प्रबंधन करना होगा। जो भी उसके सोर्सेज हैं, और जैसे कि हमने अभी अभी पिछले उसमें देखा कि हमको न्यूट्रिएंट्स देने के डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं, तो कौन से मेथड में क्या कमी है उसको देखते हुए और कौन से मेथड में क्या अच्छाई है उसको देखते हुए हमें उस मेथड को अपनाना है अपने न्यूट्रिएंट्स को पौधों तक देने के लिए। ठीक है, इन अदर वर्ड्स integrated nutrient management is the use of different sources of plant nutrient integrated to check nutrient depletion and maintain soil and crop productivity। या हम इसको और इलोबरेट करके समझाएं तो बात ये है कि न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में ये है कि न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट को तो न्यूट्रिएंट्स को तो हमको डिफरेंट सोर्सेज के थ्रू देना ही है। डिफरेंट सोर्सेज मतलब आप किस किस तरीके से न्यूट्रिएंट्स को देते हैं, चित्रा समझाएं आप क्रॉप में किस किस तरीके से न्यूट्रिएंट पहुंचाते हैं? मैम एक तो डायरेक्ट एप्लीकेशन के थ्रू और डायरेक्ट रूट से, स्प्रेयर के थ्रू, स्प्रिंकलर, ब्रॉडकास्टिंग मेथड के थ्रू। मैं मेथड नहीं पूछ रही हूँ, मैं पूछ रही हूँ सोर्स। न्यूट्रिएंट पहुंचाने का सोर्स क्या क्या है? बोला है करनी है। जैसे कि हमको यूरिया, मेरी बात सुनो, जैसे कि आपको नाइट्रोजन देनी है तो आप क्या दोगे? नहीं, यूरिया। यूरिया। और जैसे सल्फर देनी है तो आप क्या दोगे? सल्फर देनी है तो एमओ, सल्फर ही आता है मैम। एसएसपी।
है ना। उसके बाद में आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हो तो क्या देते हो? ऑर्गेनिक कंपोस्ट। मैम FYM या फिर गोबर की खाद देते हैं। मैं ये पूछ रही हूँ कि आपको प्लांट को न्यूट्रिएंट यानी पोषण प्रदान करना है तो आप किस किस प्रकार से कर रहे हो? तो दीज आर द सोर्सेस ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट। ठीक है, तो आपको पहले डिसाइड करना है कि आपका प्लांट न्यूट्रिएंट का सोर्स क्या है। ठीक है, डिफरेंट सोर्सेज ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट पहला। उसके बाद आपको ये भी चेक करना है कि आपके न्यूट्रिएंट्स जो आप दे रहे हो, जो आप पोषक तत्व भूमि में दे रहे हो, उसका डिप्लीशन ना हो। डिप्लीशन का मतलब है क्षरण। क्षरण हिंदी में, क्षरण मतलब आप तो दे रहे हो लेकिन वो भूमि में इधर उधर फैल जा रहा है या पानी के साथ बह जा रहा है, ऐसा ना हो। ऐसा होने से क्या होगा, एक तो हमें पैसे का नुकसान है, दूसरा न्यूट्रिएंट्स जो है वो भूमि में बह रहा है ऐसे ही, तो भूमि का उपजाऊपन जहाँ आगे जाके वो इकट्ठा होगा जहाँ उसकी जरूरत ही नहीं है, तो भूमि को भी उसका कोई फायदा नहीं मिल रहा है ना। ये हमें ध्यान रखना है कि न्यूट्रिएंट जो हम दे रहे हैं उसका क्षरण ना हो, डिप्लीशन ना हो। तीसरा पॉइंट, मेंटेन सॉइल हेल्थ। सॉइल हेल्थ यानी कि किसान ये सोचते हैं कि मैं नाइट्रोजन यूरिया ज्यादा डालूंगा तो मेरा जो मेरी क्रॉप है वो बहुत हेल्दी हो जाएगी, मतलब जितना ज्यादा डालो। वो ये नहीं सोच रहा कि है ना उससे आपकी भूमि पे क्या असर पड़ेगा, आपकी मिट्टी की हेल्थ पे क्या असर पड़ेगा। देखो, मिट्टी का एक पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन होता है। मिट्टी एक प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है। उसमें भगवान ने पहले से ही कुछ चीजें लेवल करके दी हुई है कि इतना नाइट्रोजन, इतना फॉस्फोरस और इतना इतना होना चाहिए। आप उसमें अगर आर्टिफिशियली अपना डिस्टरबेंस तो है ही आपका, आप अपने डिस्टरबेंस की वजह से उसका पूरा बैलेंस बिगाड़ दोगे तो वो सॉइल जो है वो खराब हो जाएगी, उसकी हेल्थ खराब हो जाएगी। और जब सॉइल की हेल्थ खराब हो जाएगी, यानी आपने नाइट्रोजन दे दे के, यूरिया दे दे के नाइट्रोजन को ये लेवल पे लेके आ गए हो, आप बाकी न्यूट्रिएंट्स यहाँ रह गए हैं, तो ना तो वो सॉइल के लिए खुद के लिए अच्छा है, ना ही आपकी क्रॉप के लिए अच्छा है। तो इस तरीके से आपकी क्रॉप की प्रोडक्टिविटी भी क्या होगी, नेगेटिवली इफेक्ट होगी, यानी कि कम हो जाएगी। तो इस तरीके से हमको दो तीन चीजों का ध्यान रखना है कि हमारे सोर्स कौन से हैं न्यूट्रिएंट्स के, दूसरा हमारा डिप्लीशन तो नहीं हो रहा न्यूट्रिएंट्स का, तीसरा हमारा सॉइल की हेल्थ मेंटेन है या नहीं है, चौथा हमारी क्रॉप प्रोडक्टिविटी पे क्या असर हो रहा है। तो ये तीनों चारों चीजों को हमको एक साथ मैनेज करके चलना है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। समझ में आ गई बात? हाँ या ना तो बोला करो भाई कि क्लास चला के चले जाते हो। यस मैम। अब आता है आपका गोल्स ऑफ INM। INM का मतलब क्या? इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। अच्छा ये बताओ, ये इससे पहले आपने पढ़ा है कहीं INM? यस मैम, कहाँ पढ़ा था? कॉलेज में पढ़ा है मैम। कॉलेज में पढ़ा है। इसके क्या उद्देश्य होते हैं बताओ? किसी भी चीज को हम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कोई ना कोई कारण तो होगा। कुछ कारण तो मैं पहले अभी बता ही चुकी हूँ। वैसे इसके उद्देश्य क्या हम बोल सकते हैं? इसमें पोषक तत्वों का प्रबंधन करता है मैम। बिल्कुल ठीक है। बस यही है। और सुरेश बताओ सुरेश। मैम सॉइल की हेल्थ को सुधारने और प्रोडक्टिविटी को मैनेज करने के लिए अपनाते हैं। ठीक है, और ठीक है, तो इन दोनों में ही ये सारी चीजें आ गई है जो चार लिखी हुई है। ऑप्टिमाइज प्लांट प्रोडक्शन। ऑप्टिमाइज का मतलब है जो भी आप प्लांट लगा रहे हो उसकी ग्रोथ करवाना पहला, यील्ड और क्वालिटी को, यानी कि आपका यील्ड यानी प्रोड्यूस तो बढ़े ही, साथ उसकी क्वालिटी भी अच्छी हो दूसरा। अगर ये दोनों अच्छे होंगे तो आपको प्रॉफिट 100% मिलेगा, लाभ मिलेगा। चौथा, जैसे कि सुरेश ने अभी बताया कि जो सॉइल की हेल्थ है वो बनी रहे, तो हम जो कंजर्व रिसोर्सेज, हमारे जो प्राकृतिक संसाधन है जैसे कि भूमि जल जो भी है, उनको हम मैनेज करके चल रहे हैं, बचा करके चल रहे हैं।
इसके साथ साथ हमारी सॉइल की जो क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी भी है वो इंक्रीज हो रही है। तो ये जो है ये सारे के सारे किसके गोल है, किसके उद्देश्य है, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के। वाई इज आईएनएम नीडेड, आईएनएम क्यों नीडेड है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? अभी मैंने आपको सब कुछ समझा दिया है, उसी को मैं रिपीट करूंगी कि किसान का आजकल ये मोटो हो गया है कि हम जितना ज्यादा खाद देंगे ना फसल को, वो उतना हमको प्रोडक्शन देगा। ऐसा नहीं होता है, ऐसा एक हद तक होता है। आप हद से ज्यादा कोई चीज करोगे तो आप उसको डैमेज ही करोगे। सो द increasing use of chemical fertilizers to increase the production of food and fiber is causing concern for the following reason. आज समय के साथ साथ केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग इतना ज्यादा हो गया है, चाहे वो खाद्य फसलें हो, चाहे रेशे की फसलें हो, या दलहनी या फिर तिलहनी फसलें हो, सभी तरीके की फसलों में केमिकल फर्टिलाइजर के बढ़ते हुए उपयोग से बहुत सारा नुकसान होने लगा है। और उसके कारण क्या-क्या है? क्या किस वजह से वो नुकसान हो रहा है? Soil which receive plant nutrients only through chemical fertilizer are showing declining productivity despite being supplied with sufficient nutrients. यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप कंपैरिजन कर लो। एक तो नॉर्मल सॉइल ले लो जिसमें कि लिमिटेड पोषक तत्व है जितने सॉइल को चाहिए, और एक ऐसी सॉइल दे लो जिसमें आपने अधिकतम पोषक तत्व दिए हैं। आप दोनों का कंपैरिजन करोगे तो ये पाओगे कि इस सॉइल की प्रोडक्टिविटी इस सॉइल से ज्यादा है। ठीक है, जिसमें लिमिटेड पोषक तत्व है उसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा न्यूट्रिएंट दिए जाने वाले पोषक तत्वों या ज्यादा केमिकल दिए जाने वाले पोषक तत्वों से ज्यादा है। तो फिर क्यों हम ज्यादा दें? इससे हमारा समय, मेहनत और पैसा और हमारी सॉइल की हेल्थ तीनों ही खराब होती है, तीनों खराब होती है। सो द डिक्लाइन इन प्रोडक्टिविटी कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द अपीयरेंस ऑफ डेफिशिएंसी इन सेकेंडरी एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। यहाँ पर प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होती है तो वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और सेकेंडरी या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं भूमि में, उनमें शो होती है। The physical condition of soil is deteriorate as a result of long term use of chemical fertilizer. अगर आप लंबे समय तक ज्यादा मात्रा में भूमि को केमिकल फर्टिलाइजर देते रहोगे तो उसमें क्या होगा, आपकी भूमि की फिजिकल कंडीशन ही खराब हो जाएगी। आप देख के ही भूमि को दिखा सकते हो, मिट्टी को देख सकते बता सकते हो कि ये भूमि बीमार है। ठीक है, सो स्पेशली फॉर नाइट्रोजन वंस, बिकॉज नाइट्रोजन जो है वो उसका डिप्लीशन भूमि में बहुत ज्यादा हो जाता है और किसान को लगता है कि वो मैक्सिमम यूरिया या नाइट्रोजन देके फसल की हेल्थ को इंक्रीज कर रहा है, जबकि ये गलत है। इसका सिंपल एग्जांपल है कि आपको हेल्दी रहने के लिए सारी चीजों की नीड होती है। आपको भूमि को नाइट्रोजन भी चाहिए, फास्फोरस भी चाहिए, सल्फर भी चाहिए, पोटाश भी चाहिए। लेकिन अगर आप इन चारों में से केवल एक को ज्यादा अमाउंट में देते जाओगे तो नेचुरल सी चीज है कि आप एक चीज को खाते जाओगे और अदर पोषक तत्वों को नहीं खाते जाओगे, तो अदर पोषक तत्वों की आपके अंदर कमी हो जाएगी और जो बढ़ा हुआ है वो आपके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट डालने लगेगा। ठीक है, हाउ आईएनएम डिफर फ्रॉम कन्वेंशनल फार्मिंग? कन्वेंशनल फार्मिंग से आईएनएम कैसे अलग है बताइए? बताइए कन्वेंशनल फार्मिंग और इसमें क्या असर है, अंतर है मतलब?
मैम कन्वेंशनल फार्मिंग में तो ज़्यादा से ज़्यादा यील्ड लेने के लिए केमिकल फर्टिलाइजर्स और केमिकल पेस्टिसाइड वगैरह का यूज़ किया जाता है। और आईएनएम में इकोलॉजी और एनवायरनमेंट दोनों को देखते हुए और उसके अकॉर्डिंग ही फर्टिलाइजर्स और उनका एप्लीकेशन किया जाता है पेस्टिसाइड्स का। हाँ ठीक है। तो इसमें देखो, इन कन्वेंशनल फार्मिंग पीपल गिव मोर एम्फेसिस ऑन ग्रेन यील्ड थ्रू यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। देखो, कन्वेंशनल का मतलब है पुराने समय से जब किसानों के पास खाद थी तो खाद उपयोग में लाते थे, अब केमिकल आ गए तो केमिकल उपयोग में लाने लगे हैं, है ना। तो कन्वेंशनल फार्मिंग में उन्होंने ये सोच लिया कि हम ज्यादा केमिकल देंगे, ज्यादा प्रोडक्टिविटी लेंगे। यूज ऑफ हाई यील्डिंग वेराइटी और केमिकल पेस्टिसाइड, वो ये सोचते हैं कि हम एक ऐसी वेराइटी चूज कर ले जो ज्यादा उपजाऊ, जो ज्यादा उपज दे, और कुछ ऐसे केमिकल पेस्टिसाइड यूज कर ले जो कीड़ों को जल्दी मारे। तो इस तरीके से वो बहुत आर्टिफिशियली अपना क्रॉप को करने लगे हैं। In INM, it integrates combine the objective of production with the ecology and environment. INM या इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के अंदर हम लोग इकोलॉजी और इन्वायरमेंट को भी प्रिजर्व करते हैं, ठीक है। जहां हम सॉइल हेल्थ की बात कर रहे हैं तो वहां पे हम इकोलॉजी और एनवायरमेंट की बात कर रहे हैं कि हम सॉइल हेल्थ, अपनी सॉइल की प्रोडक्टिविटी को बरकरार रखते हुए हम अपना डिजायर्ड गोल लेना चाह रहे हैं। हम ये जो इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट है ना, ये आपके सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का भी पार्ट है। INM सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का पार्ट है, जहां वो इकोलॉजी एनवायरनमेंट को प्रिजर्वेशन की बात या प्राकृतिक संसाधनों को बरकरार रखते हुए अपना जो गोल है उसको प्राप्त हम करते हैं। दैट इज ऑप्टिमम क्रॉप न्यूट्रिशन, ऑप्टिमम फंक्शनिंग ऑफ सॉइल हेल्थ एंड मिनिमम न्यूट्रिएंट लॉसेस और अदर एडवर्स इफेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। ये सब कुछ मैं आपको बता चुकी हूँ कि क्रॉप को जितना न्यूट्रिशन चाहिए उतना दो। ऑप्टिमम न्यूट्रिशन का मतलब है जितना चाहिए उतना दो, सॉइल की हेल्थ को बनाए रखो, न्यूट्रिएंट लॉस को कम करो, और जितने भी नेगेटिव इफेक्ट हो रहे हैं सॉइल पे या एनवायरनमेंट में उसको हम कम करो। ये INM बोलता है, ठीक है। Advantages of INM: enhance the availability of applied as well as native soil nutrient। आपको INM के थ्रू हम ऐसे प्रबंधन कार्य करेंगे जिससे कि भूमि को जैसे नेचुरल न्यूट्रिएंट मिलते हैं वैसे ही अदर न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड हो। इम्प्रूव द सस्टेन एंड फिजिकल केमिकल बायोलॉजी फंक्शनिंग ऑफ सॉइल। सॉइल की फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल फंक्शनिंग को हम बनाए रखें। देखो यहाँ केमिकल, फिजिकल, बायोलॉजिकल फंक्शनिंग का क्या मतलब, ये बहुत अच्छा टॉप पॉइंट है। यहाँ पर केमिकल, फिजिकल और बायोलॉजिकल फंक्शनिंग का मतलब क्या है, कोई समझाएगा मुझे सॉइल के लिए? समझाइए। बोलो बोलो सुरेश। मैम न्यूट्रिएंट का मतलब उपयोग उतना करें जिससे कि सॉइल स्ट्रक्चर और उसमें पाए जाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म और रसायन की मात्रा सीमित बनी रहे, उनका संतुलन नहीं बिगड़े। बिल्कुल, वेरी गुड। देखो सुरेश ने 2-3 चीजें बताई है, हम तीन चीजें पढ़ रहे हैं। सॉइल जो होती है ना, सॉइल भी एक लिविंग थिंग है, मान के चलो तो निर्जीव है पर सजीव है। सजीव क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारे कीड़े मकोड़े, बहुत सारे जीव पाए जाते हैं, इसीलिए भूमि को भी हम सजीव मान के चलते हैं, ठीक है। और जो सजीव होता है उसमें फिजिकल भी होता है, केमिकल भी होता है और बायोलॉजिकल भी होता है। फिजिकल की बात है कि अगर आप उसमें बहुत न्यूट्रिएंट डालने चले जाओगे तो आप देखते ही आपको पता चल जाएगा कि भूमि कैसी है, आपकी बीमार है, अच्छी है, कैसी है ना, खाद वाली, उपजाऊ है या बंजर है। तो वो फिजिकल कंडीशन है कि आपको देखने पे कैसा लग रहा है, फिजिकल बाहर से देखने पे। केमिकल का तो हम सब समझते हैं कि उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कितने हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कितने हैं, है ना।
वाटर कंटेंट कितना है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उसकी कैसी है, ठीक है। तो ये इसके केमिकल कंडीशंस है। बायोलॉजिकल फंक्शनिंग में कौन कौन से फ्लोरा फोना उसमें पाए जा रहे हैं, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हैं, क्या उसमें निमेटोड आ गया है, क्या उसमें पर्टिकुलर इंसेक्ट आ गया है, कौन सा बैक्टीरिया है, कौन सा लाभकारी बैक्टीरिया है, कौन सा हानिकारक बैक्टीरिया है, क्या कोई फंगस तो नहीं है। तो ये सारी चीजें क्या है, बायोलॉजिकल फंक्शनिंग है। तो हमको भूमि की इन तीनों लेवल पे स्थिति को सुधारना है, इम्प्रूव करना है। ये कौन करेगा, आईएनएम के थ्रू। जब हम हमारे न्यूट्रिएंट बैलेंस को बना लेंगे तो मतलब अपने आप आईएनएम के थ्रू ये तीनों चीजें जो सॉइल की है वो इम्प्रूव हो जाएगी। सिंक्रोनाइज द न्यूट्रिएंट्स डिमांड ऑफ क्रॉप विद न्यूट्रिएंट सप्लाई फ्रॉम नेटिव एंड अप्लाइड सोर्सेस। अच्छा, इस पॉइंट को कौन समझाएगा, ये बहुत इजी पॉइंट है, कोई भी समझा सकता है। बताओ भाई, सुरेश और चित्रा के अलावा कोई और। क्लास में अपन आए हैं पढ़ने, तो क्लास में पार्टिसिपेट भी करें ना। बताओ बच्चों। देखो, जब आवश्यकता होती है तभी सप्लाई होती है, जब डिमांड होगी तभी सप्लाई होगी, है ना। बिना मांगे तो किसी को कुछ नहीं दिया जाता। जब आपकी भूमि खुद आपसे मांगने लगे, न्यूट्रिएंट की डिमांड करने लगे, आपकी क्रॉप खुद आपसे डिमांड करने लगे, तब आप उसको न्यूट्रिएंट सप्लाई करो। अननेसेसरी ओवर सप्लाई आप करोगे तो वो खराब होगा। सो हमको सिंक्रोनाइजेशन बिठाना है, सामंजस्य बिठाना है न्यूट्रिएंट की डिमांड और न्यूट्रिएंट की सप्लाई के बीच में, है ना। आप जो डिमांड है उसी के अनुरूप आप क्रॉप को आपका पोषक तत्व दो। आप उसको किस तरीके से दे रहे हो, कौन सा दे रहे हो, वो आपका तरीका है, उसको भी आपको मैनेज करना है। पर जब डिमांड हो तभी सप्लाई हो, तो वो अपना एक अलग इम्पैक्ट लेके आएगा। अब बात आती है कंपोनेंट ऑफ आईएनएम। हमने गोल्स देख लिए, एडवांटेजेस देख ली, अब है कंपोनेंट ऑफ आईएनएम। कंपोनेंट का मतलब इसमें हम क्या क्या चीजें करते हैं। पहला है ऑन साइट रिसोर्स जनरेशन। ऑन साइट का मतलब है खेत के ऊपर ही हम रिसोर्स, यानी कि रिसोर्स मतलब कि संसाधनों को बनाते हैं, ठीक है। खेत के अंदर ही, यानी नेचुरल तरीके से हम लोग रिसोर्स या संसाधन को जनरेट करते हैं। दूसरा है मोबिलाइजेशन ऑफ साइट न्यूट्रिएंट रिसोर्सेज। मोबिलाइजेशन का मतलब है कि अगर आपके खेत के बाहर या कहीं दूर साइड पे न्यूट्रिएंट पोषक तत्व मौजूद है या आपको लेके आना है, तो उसको आपको कैसे लेके आना है, कैसे क्रॉप तक पहुंचाना है, वो मोबिलाइजेशन। तीसरा है रिसोर्सेज इंटीग्रेशन। रिसोर्सेज इंटीग्रेशन का मतलब है संसाधनों का आपस में संबंध बिठाना। संसाधनों का आपस में संबंध बिठाना, कैसे बिठाएंगे संबंध, मुझे आप लोग जानते हो इसको अच्छे से कि हम कैसे प्राकृतिक संसाधनों का संबंध बिठा सकते हैं अपनी खेती में, बताइए। पता है आप लोगों को, मुझे ये पता है कि आपको पता है, बताओ। चैन सिंह लोधा, ये बच्चा हमेशा मेरी क्लास में आता है पर बोलता नहीं है, बोलो चैन सिंह। हेलो, आवाज आ रही है? यस मैम। बताइए, तुम बता दो चित्रा, रिसोर्स इंटीग्रेशन क्या है? मैम इंटरक्रॉपिंग करके और क्रॉप रोटेशन। हाँ, वो तो एक मेथड्स हो गए, आप मेथड्स में चले गए हो, ठीक है। और यार रिसोर्स इंटीग्रेशन का सिंपल सा है कि यार आप खेती कर रहे हो, साथ में आपने फॉरेस्ट्री भी कर ली और साथ के साथ आपने पशुपालन भी कर लिया। अब जब आपने पशुपालन कर लिया
तो पशुपालन के साथ में जो आपको वहां से वेस्टेज मटेरियल मिला, गाय भैंस का गोबर मिला या वहां पर कुछ मिला खाद, तो उसको आपने एज ए खाद या न्यूट्रिएंट आपके क्रॉप में उपयोग में ला लिया। तो आपने खेती के दो अलग अलग पोर्शन को आपस में सामंजस्य बिठा लिया, यानी आपके जो संसाधन थे उनको आपने इंटीग्रेट कर दिया, आपस में समान, आपस में मतलब जोड़ करके उनको आप उपयोग में ला रहे हो, जिससे ना आपको कोई नुकसान भी नहीं हुआ, दोनों काम भी हो गए और आपका फायदा भी हुआ। तो दिस इज कॉल्ड रिसोर्स इंटीग्रेशन। फिर दूसरा आता है रिसोर्सेज मैनेजमेंट। रिसोर्सेज मैनेजमेंट में क्या आता है कि जो भी आपके है आपके पास संसाधन, उसका आप सही तरीके से उपयोग करो। मान लो आपके खेत में बोरिंग है, सिंचाई के साधन के लिए आपने बोरिंग लगाई हुई है, तो उसके पानी को आप वेस्टेज ना करो, मैक्सिमम उपयोग करो, मैक्सिमम उसका उपयोग करो, कहीं पर भी उसको वेस्टेज ना होने दो, चाहे वो पानी की बात हो, चाहे वो न्यूट्रिएंट्स की बात हो, चाहे आपके गाय भैंसों की दूध की, या जो भी आपके उसकी बात हो कि जिसको आप यूज कर रहे हो, मतलब जिसका आपने आपके पास जो प्राकृतिक संसाधन है उनका मैक्सिमम यूज करो मैनेज करते हुए। तो ये कंपोनेंट है INM के, इनको इसमें हमें ये 3-4 चीजें करनी होती हैं। देखो यही आ गया जो मैंने अभी आपको बोला, सोर्सेज ऑफ INM इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में। ऑर्गेनिक सोर्सेज की बात करें तो फार्म यार्ड मैन्योर। फार्म यार्ड मैन्योर क्या होता है भाई? बताओ। फार्म का जो बचा हुआ मतलब गोबर, मलमूत्र जो भी है वो सबको खाद के रूप में उपयोग करना। फार्म पे जो भी इन्होंने बोला कि जैसे पेड़ों की पत्तियां गिर गई है ना, कोई गाय भैंस आ गए, बकरियां आ गई, तो उनका जो वेस्टेज मटेरियल है वो है, तो उस पूरे कचरे को आपने इकट्ठा करके मैन्योर बना लिया, तो इसको बोलते हैं फार्म यार्ड मैन्योर। दूसरा वर्मी कंपोस्ट, हम सब जानते हैं, केचुए से खाद बनाना। तीसरा पोल्ट्री मैन्योर, आप अगर खेती के साथ साथ पोल्ट्री भी कर रहे हो तो उसका जो वेस्टेज मटेरियल है उसमें भी नाइट्रोजन यूरिया की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, तो वो भी एज ए खाद आपका यूज हो जाएगा। इनऑर्गेनिक सोर्सेज में आ जाता है आपका सिंगल सुपर फॉस्फेट, पोटेशियम क्लोराइड, माइक्रोन्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर, ये सारे इनऑर्गेनिक सोर्सेज या फिर इसको बोल सकते हैं हम, और केमिकल सोर्सेज, अदर केमिकल सोर्सेज में आ जाता है। तो ये सोर्सेज ऑफ INM है, इनके द्वारा हम न्यूट्रिएंट्स देते हैं या मैनेज करते हैं न्यूट्रिएंट्स को। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट आपका खत्म। तो यहाँ तक हमने इसको समझा। किसी को कोई दिक्कत हो तो भाई पूछ लो। ये स्लाइड मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। कोई भी दिक्कत हो तो पूछ लो बेटा इसमें।